आज हम बात करेंगे स्ट्रोक यानी लकवे की बीमारी या पक्षाघात की बीमारी के बारे में। ये बीमारी जिस तरह हार्ट अटैक की बीमारी में हार्ट की नली बंद हो जाती है तो होती है, इसी तरह अगर ब्रेन की नली बंद हो जाए तो ये एक तरह से ब्रेन का अटैक है। इसके पेशेंट्स में सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम जो होते हैं वो इसको एक फास्ट एक्रोनिम करके बोला जाता है। इसमें चेहरे का तिरछापन होना यानी चेहरा एक तरफ को डेविएट हो जाता है, हाथ या पाँव की कमज़ोरी होना, बोलने में ज़बान का लड़खड़ाना, और इसमें जो टी वर्ड है वो इसके लिए स्टैंड करता है कि इट्स टाइम टू कॉल, क्योंकि ये बीमारी में ट्रीटमेंट बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली ट्रीटमेंट करना पेशेंट को ज़रूरी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हार्ट की नली जब बंद होती है तो पेशेंट को लगभग 30 मिनट का टाइम मिलता है, टिश्यू डैमेज होने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ब्रेन का डैमेज 3 मिनट में होना चालू हो जाता है। तो अगर ब्रेन की बीमारी में ज़रा भी ट्रीटमेंट डिले हुआ तो ट्रीटमेंट को उतना फ़ायदा नहीं होगा। एक्चुअल में इसमें 2 तरह के ट्रीटमेंट आते हैं। एक ये होता है कि अगर स्ट्रोक का पेशेंट जल्दी आपके पास आ जाए तो उसको आप थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी दे सकते हो। उस पेशेंट में टाइम की ज़्यादा वैल्यू रहती है, इस बारे में हम बात करेंगे आगे। बाकी जो रूटीन स्ट्रोक है जिसमें एक बार 4 से 6 घंटे हो गए तो उसके बाद वो पेशेंट जल्दी पहुँचे या बहुत लेट पहुँचे उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी के लिए जो इंडिकेटेड पेशेंट्स है उसमें टाइम का ज़्यादा वैल्यू है। स्ट्रोक 2 तरीके का होता है, एक ब्लीडिंग से रिलेटेड और एक क्लॉटिंग से रिलेटेड। ब्लीडिंग से रिलेटेड यानी कि ब्रेन में अगर कोई नस फट जाए और ब्लीडिंग हो जाए तो उसको हेमोरेजिक स्ट्रोक बोलते हैं। एक क्लॉटिंग से रिलेटेड यानी ब्रेन की कोई नस क्लॉट हो जाए तो उसको इस्केमिक स्ट्रोक बोलते हैं। ये दोनों का ट्रीटमेंट पैटर्न बिल्कुल अलग है, क्योंकि एक में खून पतला करने की दवाई देनी पड़ती है और एक में वो दवाई नहीं देनी पड़ती, तो इसमें ट्रीटमेंट का पैटर्न बिल्कुल अलग है। ज़्यादातर ये स्ट्रोक जो है वो उम्र दराज पेशेंट में ज़्यादा होता है। डायबिटिक, हाइपरटेंसिव, अनकंट्रोल बीपी वाले पेशेंट या जो पेशेंट्स दवाइयों में फ्लक्चुएशंस करते हैं या मिस करते हैं, इस तरह के पेशेंट में स्ट्रोक ज़्यादा होता है। यंग पेशेंट में अगर किसी को हार्ट से रिलेटेड कोई स्ट्रक्चरल बीमारी है या वाल्व से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, उनको इस तरह का प्रॉब्लम होने का चांस ज़्यादा रहता है, रिस्क ज़्यादा रहता है। हार्ट पेशेंट्स को जिनको हार्ट का फेलियर है या हार्ट का पंपिंग बहुत ज़्यादा ख़राब है, उनको हार्ट के कैविटी में अगर कोई क्लॉट बन जाए तो वो क्लॉट अगर ब्रेन में जाए तो स्ट्रोक हो सकता है। ऐसे पेशेंट भी स्ट्रोक के लिए ज़्यादा रिस्क पे रहते हैं। कुछ हार्ट से रिलेटेड जो धबकारे वाले इश्यूज़ रहते हैं जिसको एट्रियल फिब्रिलेशन बोलते हैं। एक हार्ट का शॉर्ट सर्किटिंग का पैटर्न है, एक अरिथमिया है जिसको एट्रियल फिब्रिलेशन बोलते हैं। इस तरह के पेशेंट्स में भी हार्ट का क्लॉट ब्रेन में जाने का बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, क्योंकि इसमें हार्ट का जो ऊपर का चेंबर है वो एक तरह से वाइब्रेट करता है, तो पेशेंट को वो क्लॉट हार्ट से ब्रेन में जा सकता है और पेशेंट को लकवा क्रिएट हो सकता है। ये स्ट्रोक इस तरह के पेशेंट्स में भी बहुत ज़्यादा चांस रहता है। कुछ रेयर केसेस में स्ट्रोक हेरिडिटरी भी हो सकता है, पर हेरिडिटरी इन्वॉल्वमेंट स्ट्रोक में उतना ज़्यादा नहीं है। हाँ, उसका इन्वॉल्वमेंट हार्ट पेशेंट्स या हार्ट अटैक वाले पेशेंट में जितना हेरिडिटरी प्रॉब्लम्स का रोल है, स्ट्रोक में उतना रोल नहीं है जितना हार्ट प्रॉब्लम्स में होता है। अब हम इसे मैनेज कैसे करें? मैनेजमेंट में इसमें 2 तरह के मैनेजमेंट आते हैं, एक मेडिकल मैनेजमेंट और एक सर्जिकल या इंटरवेंशनल मैनेजमेंट। ज़्यादातर स्ट्रोक का पेशेंट जब भी हमारे पास आता है, अगर वो ब्लीडिंग रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसमें मेनली हमें बीपी को कंट्रोल करना पड़ता है और बाकी पैरामीटर्स को कंट्रोल करना पड़ता है और सपोर्टिव केयर देना पड़ता है। अगर क्लॉटिंग रिलेटेड पेशेंट हमारे पास आता है और उसका तुरंत CT स्कैन या MRI हो जाता है जो कि ये कन्फर्म करता है कि ब्रेन की नली में क्लॉटिंग है, तो उसको एक थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी यानी खून पतला करने का स्ट्रॉन्ग महंगा इंजेक्शन दे सकते हैं। इसमें पेशेंट को तुरंत रिकवरी आ सकती है और स्ट्रोक से जितना डैमेज ब्रेन को हुआ है उसको काफ़ी हद तक बचाया जा सकता है। 3 घंटे के बियॉन्ड अगर कोई पेशेंट आता है तो उसमें इसको इंजेक्शन को देने का उतना फ़ायदा नहीं होता है। हार्ट अटैक के पेशेंट में ये इंजेक्शन हम 12 घंटे तक दे सकते हैं, पर सेम यही खून पतला करने वाला थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी ब्रेन अटैक के पेशेंट में खाली 3 से 4 घंटे तक ही वैलिड रहता है। उसके बियॉन्ड इससे उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि ब्रेन में जो ग्लूकोज का बैकअप सप्लाई है वो इतना कम होता है कि ब्रेन 3 मिनट में डैमेज होना चालू हो जाता है और 3 से 4 घंटे के बाद ब्रेन को परमानेंट डैमेज हो जाता है, तो उसके बाद ट्रीटमेंट का भी ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलता है पेशेंट को। जिन लोगों को कार्डियो एम्बोलिक यानी हार्ट से क्लॉट जाने की वजह से स्ट्रोक हुआ है, वैसे पेशेंट को हम लॉन्ग टर्म खून पतला करने की दवाइयों पर रखते हैं। अगर ऐसे पेशेंट्स के इको में कोई क्लॉट हमें दिखता है तो लगभग खून पतला करने की दवाई हमें 4 से 6 महीने तक उनको देनी पड़ती है। तब तक जब तक हम इको में कन्फर्म नहीं कर लेते कि वो क्लॉट पूरी तरह घुल नहीं गया है, तब तक हम उनको स्ट्रॉन्ग दवा देते हैं और उसके बाद हम उनको लोअर डोज मेडिसिन पे रख सकते हैं। स्ट्रोक के मैनेजमेंट में दवाइयों का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, इसमें फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइजेस का ही ज़्यादा रोल है। ज़्यादातर दवाई से का फ़ायदा इसमें यही बात तक होता है कि दवा देने से दोबारा स्ट्रोक होने का या फर्दर प्रॉब्लम्स होने का या स्ट्रोक रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस जो है उनका होने का रिस्क कम हो जाता है। सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन जो स्ट्रोक पेशेंट में होता है
वो ये होता है कि स्ट्रोक के पेशेंट में क्योंकि गले की मसल्स जो है वो ख़राब हो जाती है, तो इस वजह से स्ट्रोक के पेशेंट्स को खाना या थूक जो है श्वास की नली में जाने का रिस्क हो जाता है। एक्चुअल में ज़्यादातर हम जब भी खाना खाते हैं तो एक फ्लैप, एक ढक्कन जैसा रहता है जो कि हमारे श्वास की नली को बंद कर देता है। तो जब भी हम खाना या थूक निगलते हैं तो हमारा खाना फूड पाइप में जाता है, विंड पाइप में नहीं जाता है। इसलिए कभी कभी जब हम बात करते करते खाना खाते हैं तो ज़ोर से ठसका लगता है, क्योंकि वो विंड पाइप खुला रह जाता है, तो खांसी क्रिएट होती है, क्योंकि वो फूड या पानी जो हम निगल रहे हैं वो फूड पाइप के बदले विंड पाइप में चला जाता है। स्ट्रोक वाले पेशेंट में ये जो फ्लैप को कंट्रोल करने वाली मसल्स है वो कमज़ोर हो जाती है, इसलिए वो ढक्कन बंद नहीं हो पाता प्रॉपरली, और बार बार उन पेशेंट्स को जब भी वो खाना निगलते हैं या पानी निगलते हैं वो श्वास की नली में जाने का रिस्क होता है, और ये पानी अगर लंग्स में चला जाता है तो निमोनिया क्रिएट कर सकता है। इसको एस्पिरेशन निमोनाइटिस बोलते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादातर स्ट्रोक पेशेंट्स की जान जाती है। ऑन एन एवरेज ये देखा गया है कि 10 से 15% पेशेंट्स को स्ट्रोक में कंप्लीट रिकवरी हो जाती है, 25% पेशेंट को स्ट्रोक में माइनर इंपेयरमेंट्स के बाद रीजनेबल रिकवरी हो जाती है, 40% पेशेंट को लाइफ टाइम स्पेशल केयर लगता है, और 10 to 15% पेशेंट स्ट्रोक के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। तो स्ट्रोक का रिकवरी उतना सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स नहीं देता जितना हार्ट अटैक के पेशेंट्स में है। इवन एग्रेसिव ट्रीटमेंट करने के बाद भी ज़्यादातर पेशेंट्स को बहुत अच्छी रिकवरी नहीं मिलती है एज़ कम्पेयर टू हार्ट अटैक के पेशेंट को जितनी अच्छी रिकवरी मिलती है। अब हम बात करेंगे इंटरवेंशनल या सर्जिकल मैनेजमेंट की। इंटरवेंशन यानी एंजियोप्लास्टी, जिस तरह के स्ट्रोक अचानक अगर स्ट्रोक के साथ पेशेंट आता है तो उसको क्लॉट निकालने के लिए हम इंटरवेंशन कर सकते हैं, जिसमें एक कैथेटर हम ब्रेन में पास करके उसमें ब्रेन की जो नली है उसमें क्लॉट को एक्सट्रैक्ट या थ्रोम्बोसक्शन कर सकते हैं। इसका इफेक्ट लगभग 4 से 6 घंटे तक देखा गया है। तो अगर पेशेंट आपके पास स्ट्रोक लेके या क्लॉटिंग वाला स्ट्रोक लेके 4 से 6 घंटे के बीच में आता है तो आप इस थेरेपी को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा स्ट्रोक वाले पेशेंट में गले की नली में अगर ब्लॉकेज हो तो उसमें कैरोटिड एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं, जिससे दोबारा स्ट्रोक होने का रिस्क कुछ हद तक कम हो जाता है। हालांकि हार्ट के एंजियोप्लास्टी के कंपैरिजन में कैरोटिड एंजियोप्लास्टी के रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आते हैं। इसमें कभी कभार कोई क्लॉट का टुकड़ा ब्रेन में भी जाने का रिस्क रहता है, जिसमें कि ट्रीटमेंट के दौरान भी परमानेंट डैमेज होने का रिस्क रहता है। तो इसलिए कैरोटिड एंजियोप्लास्टी रूटीन केसेस में नहीं करते हैं, जहाँ सिलेक्टेड केसेस में जहाँ पेशेंट उस रिस्क को एक्सेप्ट कर सकता है वहीं पे करते हैं। इसके अलावा एक कैरोटिड एंडार्टेक्टमी सर्जिकली करते हैं, जिसमें गले की नली में जो कचरा है उसको सर्जन गले की नली को खोल के निकाल देता है ज़्यादातर कचरा। इसके भी रिजल्ट्स ऑलमोस्ट एंजियोप्लास्टी के बराबर ही हैं, और कुछ केसेस में थोड़े बेटर भी हो सकते हैं, पर ये बड़ी सर्जरी है और इसमें सिग्निफिकेंट थोड़ा रिस्क तो रहता है। इसके अलावा सर्जरी का रोल ब्रेन में जहाँ ब्लीडिंग होती है वहाँ पे आता है कि अगर किसी पेशेंट को सर्जरी के दौरान ब्रेन में सिग्निफिकेंट ब्लीडिंग अगर हो जाती है तो उसमें हर एक केस में हालांकि सर्जरी पॉसिबल नहीं होती, पर सिलेक्टेड केस में जहाँ पेशेंट कॉन्शियस है, बहुत कंडीशन बिगड़ी नहीं है और सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ ब्लीड है, वहाँ पे सर्जिकल रिजल्ट्स ठीक ठाक आ सकते हैं। हालांकि सर्जरी होने के बाद भी ज़्यादातर पेशेंट्स में परफेक्ट रिकवरी होती है, ऐसा बहुत कम केसेस में ही होता है। इसलिए हार्ट अटैक के कंपैरिजन से ब्रेन का स्ट्रोक को ट्रीट करना ज़्यादा मुश्किल पड़ता है। ज़्यादातर स्ट्रोक पेशेंट्स के लिए स्पेशलाइज केयर या नर्सिंग केयर देनी पड़ती है, जो स्ट्रोक के लिए डेडिकेटेड नर्सेज देते हैं। स्ट्रोक के लिए फिजियोथेरेपी या केयर जो फिजिकल एक्सरसाइज भी कराते हैं वो भी स्पेसिफाइड होती है, वो भी स्पेशल फिजियोथेरेपिस्ट लोग ही देते हैं। इसके अलावा स्ट्रोक में कई बार मिर्गी का भी प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि स्ट्रोक में ब्रेन को थोड़ा डैमेज हो जाता है तो कुछ एरिया में पेशेंट को स्कार टिश्यू बन जाता है ब्रेन में, जिसकी वजह से बाद में पेशेंट को मिर्गी या एपिलेप्सी हो सकती है। तो वैसे केस में स्ट्रोक रिलेटेड पेशेंट्स में मिर्गी की दवा भी लॉन्ग टर्म देनी पड़ती है। स्ट्रोक रिकरेंस को कम करने के लिए लॉन्ग टर्म पेशेंट को खून पतला करने की दवाई और बीपी और शुगर कोलेस्ट्रॉल ये सब कंट्रोल करने की दवाई देनी पड़ती है। पर अगेन जितना इन दवाइयों का हार्ट के पेशेंट में रिस्पॉन्स है उसके कंपैरिजन में स्ट्रोक के पेशेंट में इनके रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आते हैं, और दवा लेने के बावजूद भी रिकरेंट स्ट्रोक या दोबारा प्रॉब्लम आने का चांस फिर भी रहता है। थैंक यू। सपोज किसी पेशेंट को कार्डियो एम्बोलिक स्ट्रोक हुआ है, यानी हार्ट के में से अगर क्लॉट निकल के ब्रेन में गया है, तो ऐसे पेशेंट में अगर हार्ट के कैविटी के अंदर या खांचे के अंदर आपको अगर क्लॉट दिख रहा है तो वैसे केसेस में उसको ऑपरेट करके नहीं निकाला जा सकता। खून पतला करने की दवा 3 से 6 महीने तक हमें देनी पड़ती है, जिससे कि वो क्लॉट धीरे धीरे करके खुल जाता है। सर्जिकल टेक्निक इसमें बहुत ज़्यादा रिस्की है, इसलिए रूटीनली इसको नहीं यूज़ किया जाता। ज़्यादातर स्ट्रोक के पेशेंट में दवाइयों का उतना ज़्यादा रोल नहीं है, लेकिन इस तरह के पेशेंट में फिजियोथेरेपी सबसे इंपॉर्टेंट है। इस तरह के पेशेंट्स को हर मसल की एक्सरसाइज अगर हम करवाते हैं तो ब्रेन को थोड़ा स्टिमुलस मिलता है और स्ट्रोक की रिकवरी थोड़ी बेटर होती है। स्ट्रोक के पेशेंट में सबसे इंपॉर्टेंट जो बात का ध्यान रखने की है
वो ये है कि काफ़ी पेशेंट्स को स्ट्रोक में जब वो पैरालाइज हो जाते हैं और बिस्तर पे पड़े रहते तो लंबे समय तक पड़े रहने की वजह से पाँव के नीचे और जो प्रेशर पॉइंट्स है जहाँ पे बॉडी का पूरा वेट आता है वहाँ पे घाव बन जाते हैं, जिसको बेड सोर्स बोलते हैं, क्योंकि कंटिन्यूसली ये जगह पे बॉडी का सारा प्रेशर आता है और ये बेड के कॉन्टैक्ट में रहते हैं और पेशेंट अगर मूव नहीं करता है तो इसमें घाव हो जाते हैं, जिसमें इन्फेक्शन होने की वजह से जान भी जा सकती है। तो ऐसे केसेस में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पेशेंट को बार बार जब भी लकवा हो तो पेशेंट खुद अगर करवट ना बदल पाए तो बार बार हर आधे घंटे में उसको करवट बदलाते रहना है। और अगर कहीं किसी को बेड सोर फिर भी हो जाता है, वैसे तो ये है कि काफ़ी पेशेंट में अगर वाटर बेड या एयर बेड यूज़ करते हैं तो बेड सोर्स का चांस कम रहता है, पर अगर फिर भी किसी को बेड सोर हो जाए तो उसमें एंटीसेप्टिक्स वगैरह को यूज़ कर सकते हैं। और बहुत सीवियर अगर किसी को बेड सोर्स हो तो उसमें माइनर प्लास्टिक सर्जरी करके भी उसको रिपेयर किया जा सकता है। पर ये एक बहुत डेंजरस कॉम्प्लिकेशन है जो स्ट्रोक पेशेंट में, जिसका हमेशा ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा एक और जो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम स्ट्रोक पेशेंट में आती है वो है एस्पिरेशन निमोनाइटिस की। नॉर्मली क्या होता है कि जब हम खाना खाते हैं तो एक फ्लैप या ढक्कन जैसा मसल का टिश्यू रहता है जो कि हमारी सांस की नली को बंद कर देता है, इसलिए जब हम खाना निगलते हैं तो हमारा खाना सांस की नली में नहीं जाता और हमें खांसी नहीं आती। लेकिन आपने कभी देखा होगा कि हम जब बात करते करते खाना खाते हैं तो खांसी का ठसका आ जाता है, क्योंकि वो खाना सांस की नली में चला जाता है, क्योंकि वो फ्लैप बंद नहीं होता। स्ट्रोक के पेशेंट में क्या है, ये मसल जो जिसको कंट्रोल करने के लिए जो नर्व फाइबर्स रहते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। इसके चक्कर में ये मसल खुला का खुला रह जाता है और कई बार अगर हम जब थूक निकलते हैं या पानी पीते हैं या कुछ खाना खाते हैं तो सांस की नली में चला जाता है और सांस की नली में जाने के साथ ही लंग्स में इन्फेक्शन कर सकता है, जिससे व्यक्ति की जान जा सकती है। ज़्यादातर स्ट्रोक की पेशेंट्स की जान इसी प्रॉब्लम की वजह से जाती है, तो इसके लिए हमें बहुत सावधानी रखना चाहिए। और जहाँ कहीं इन्फेक्शन का डाउट हो वहाँ पेशेंट को एंटीबायोटिक्स देना पड़ता है। एस्पिरेशन ना हो इसलिए तो आपको ये सब बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है कि पेशेंट को हमेशा खाना बैठा के खिलाएं और ज़रा भी अगर खांसी वगैरह हो तो तुरंत सेमी सॉलिड या लिक्विड, बहुत ज़्यादा लिक्विड फूड ना दे, सेमी सॉलिड फूड ही दे। अगर ज़्यादा खांसी वगैरह का डाउट लग रहा है तो फिर एक ट्रायल्स ट्यूब बोल के एक ट्यूब होती है जो हम नाक से डायरेक्ट पेट में डाल देते हैं, वो ट्यूब से उनको खाना देना पड़ता है। उनको डायरेक्ट मुंह से खाना देना रिस्की होता है। ऐसा यूजली पहले 1 महीने में ज़्यादा रिस्क रहता है, धीरे धीरे करके जैसे जैसे टाइम बीतते जाता है तो इन मसल्स में ताकत आ जाती है और फिर कंपेरेटिवली उसमें रिस्क काफ़ी कम हो जाता है। जो हम डालते हैं ज़्यादातर 1 महीने तक हमें यूजली मेंटेन करना पड़ता है, कई पेशेंट में ज़्यादा टाइम के लिए भी मेंटेन करना पड़ता है। इसके अलावा स्ट्रोक के पेशेंट्स में एक और प्रॉब्लम ये होती है कि क्योंकि ये अपना यूरिन वगैरह का इन्हें कंट्रोल छूट जाता है तो इसलिए कई बार पेशाब की नली भी लगा के रखनी पड़ती है और लंबे समय तक ये पेशाब की नली से ही उनको यूरिन करवाना पड़ता है। कभी कभी वो पेशाब का कंट्रोल वापस अगर नहीं आता है तो लॉन्ग टर्म तक भी ये नली मेनटेन करनी पड़ती है। इसमें लॉन्ग टर्म तक रखने में इन्फेक्शन का थोड़ा रिस्क रहता है, लेकिन काफ़ी स्ट्रोक पेशेंट में इसकी परमानेंट रिक्वायरमेंट भी रहती है। स्ट्रोक के पेशेंट में जो खुराक का रिक्वायरमेंट है वो नॉर्मली जो हार्ट अटैक वाले पेशेंट्स में है वैसा ही है, क्योंकि इसमें भी कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड बीमारी है ज़्यादातर, तो इसमें तेल, घी, नमक, शुगर ये सब कम रहेगा। जो कार्डियो एम्बोलिक स्ट्रोक्स है जिसमें अगर खून पतला करने की दवाई अगर चालू है और जिसको एंटीकोएगुलेंट दवाइयाँ बोलते हैं तो उसमें हरी साग सब्जी यानी विटामिन के कंटेनिंग प्रोडक्ट्स का थोड़ा रिस्ट्रिक्शन मेंटेन रहता है। ये दोनों जो लकवे हैं दोनों का मैकेनिज्म अलग है, इसलिए दोनों का डाइट रिस्ट्रिक्शन अलग है। जहाँ दोनों प्रॉब्लम्स एक साथ में हो, यानी ब्लॉकेज भी है पेशेंट को, हार्ट वीक भी है और साथ में क्लॉट भी है, वैसे पेशेंट्स में दोनों तरह का रिस्ट्रिक्शन मेंटेन करना पड़ता है। पर दोनों में जिस कारण से पेशेंट को स्ट्रोक हुआ उस हिसाब से दवाइयों को मेंटेन करना ज़्यादा बेटर रहता है। दोनों दवाइयों को एक साथ अगर हम देते हैं तो ब्लीडिंग रिस्क बढ़ जाता है, इसलिए दोनों के हिसाब से हमें डाइट रिस्ट्रिक्शन भी प्रॉपरली मेंटेन करना रहता है। कई बार किसी पेशेंट में एक ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक होता है जिसको हम एक तरह से कह सकते हैं कि स्ट्रोक की बीमारी का एक तरह से ट्रेलर था। इस में ये होता है कि कुछ सेकंड्स के लिए या कुछ मिनट के लिए पेशेंट अनकॉन्शियस या हो जाता है या उसको कोई बॉडी का पार्ट पैरालाइज हो जाता है, उसके बाद अपने आप ही उसमें ताकत आ जाती है। ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक का मतलब ये है कि पैरालिसिस का जो ये अटैक है यूजली 24 घंटे तक ही होता है, उसके बाद ब्रेन में कोई परमानेंट डैमेज नहीं होता और अपने आप पेशेंट ठीक हो जाता है। पर ये माना जाता है कि स्ट्रोक के कंपैरिजन में कम रिस्की है, लेकिन यूजुअली ये एक स्ट्रोक का ट्रेलर जैसा होता है और अगला स्ट्रोक कई बार पेशेंट को बहुत डेंजरस भी आ सकता है। तो ऐसे पेशेंट्स में खून पतला करने की दवा भी तुरंत चालू करनी पड़ती है और कभी कभी अगर गले की नस में अगर चोक है तो ऐसे केस में कैरोटिड आर्टरी के लिए एंडार्टेक्टमी और उसमें एंजियोप्लास्टी भी करने की ज़रूरत पड़ सकती है। कुछ स्ट्रोक पेशेंट में पेशेंट का सिर्फ एक हाथ, सिर्फ एक पैर, सिर्फ स्पीच, ये सब चीज़ें भी अफेक्ट हो सकती हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि स्ट्रोक पूरे शरीर को ही अफेक्ट करे। कुछ स्ट्रोक के केसेस में पेशेंट की सिर्फ मेमोरी फंक्शन भी चली जा सकती है, जिसमें हाथ पैर का बिल्कुल वीकनेस ना हो, ऐसा भी हो सकता है। स्ट्रोक अलग अलग तरीके का हो सकता है, डिपेंडिंग की जो क्लॉट है वो ब्रेन के कौन से हिस्से को अफेक्ट करता है, उसके हिसाब से स्ट्रोक में अलग अलग शरीर के अलग अलग पॉइंट्स का डैमेज होता है। स्ट्रोक कभी कभार
जानलेवा भी हो सकता है। यूजली जब सडन फेज में स्ट्रोक के पेशेंट आता है, अगर किसी को बहुत मैसिव स्ट्रोक है, ब्रेन बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया, तो तुरंत डेथ भी हो सकती है। इस तरह के पेशेंट्स में यूजली ब्रेन का प्रेशर बढ़ जाने की वजह से जो सांस की सेंटर्स है, जो ब्रेन जिनको जहाँ से श्वास की गति को और हार्ट की गति को कंट्रोल करता है, उसमें दबाव आ जाता है और वो सेंटर्स परमानेंटली बंद भी हो जाते हैं, जिससे जान जा सकती है। कभी कभी स्ट्रोक के पेशेंट में कुछ दिनों के बाद भी जान जा सकती है। इस तरह के पेशेंट में कई बार इन्फेक्शन की वजह से या एस्पिरेशन निमोनाइटिस जो हमने बात की उसकी वजह से बॉडी में इन्फेक्शन स्प्रेड आउट हो जाता है और पेशेंट की जान जा सकती है।